दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग बुक है जो खुशियों के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। बुक एक फिलोसोफर और एक युवक के बीच एक डायलॉग के रूप में लिखी गई है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी से लेकर रिश्तों की प्रकृति तक कई विषयों पर बात करती है। यह बुक ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर की शिक्षाओं पर आधारित है, जो सिगमंड फ्रायड और कार्ल जंग के समकालीन थे। एडलर का मानना था कि लोग सचेत चुनाव करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं, और यह खुशी और पूर्णता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बुक में फिलोसोफर एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो एडलर के विचारों का प्रतीक है और युवा व्यक्ति जो पाठक का प्रतिनिधित्व करता है के साथ संवाद करता है। फिलोसोफर युवक के विश्वासों को चुनौती देता है और उसे अपने जीवन और विकल्पों के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड को इचिरो किशिमी और फुमितके कोगा ने लिखा है। ये दोनों जापानी लेखक और दार्शनिक हैं। पुस्तक पहली बार 2013 में जापान में प्रकाशित हुई थी और तब से इसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इचिरो किशिमी एक फिलोसोफर और काउंसलर हैं जिन्होंने कई वर्षों तक एडलरियन मनोविज्ञान का अभ्यास किया है। उन्होंने एडलरियन मनोविज्ञान पर कई किताबें लिखी हैं और इस सब्जेक्ट पर कई टॉक्स भी दी हैं। फुमितके कोगा एक लेखक और शोधकर्ता हैं जिन्होंने दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। इचिरो किशिमी के काम को पढ़ने के बाद उन्हें एडलरियन मनोविज्ञान में दिलचस्पी हो गई और तब से उन्होंने कई परियोजनाओं पर किशिमी के साथ सहयोग किया है। साथ में किशिमी और कोगा ने अल्फ्रेड एडलर की शिक्षाओं की एक मॉडर्न इंटरप्रेशन के रूप में द करेज टू बी डिसलाइक्ड लिखा है, जिसका लक्ष्य उनके विचारों को ज्यादा लोगों के लिए अधिक आसान बनाना है। पुस्तक दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई है और खुशी पर अपने नए दृष्टिकोण के लिए इसे खूब प्रशंसा मिली है। द फर्स्ट नाइट, डिनाई ट्रॉमा। द करेज टू बी डिसलाइक्ड समरी के शुरुआती चैप्टर में लेखक ट्रॉमा का परिचय देते हैं और यह बताते हैं कि कैसे यह किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि यह जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के दर्दनाक अनुभव जैसे परेशान बचपन, खराब रिश्ते या असफलताएं उनके वर्तमान व्यवहार या भविष्य को निर्धारित करें। आघात यानी ट्रॉमा का सामना करने और उससे आगे बढ़ने के साहस से उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लेखक इचिरो नाम के एक काल्पनिक चरित्र के उदाहरण का उपयोग करते हैं, जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो कभी भी अपने दर्दनाक बचपन से आगे नहीं बढ़ पाया है। इचिरो के पिता ने उसे और उसकी मां को तब छोड़ दिया जब वह छोटा था, जिससे उसके अंदर विश्वासघात और परित्याग की गहरी भावना पैदा हो गई। नतीजतन इचिरो अंतरंगता और रिश्तों के साथ संघर्ष करता है और अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में चिंतित और असुरक्षित महसूस करता है। लेखक एडलरियन मनोविज्ञान की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो किसी व्यक्ति की अपना भविष्य बनाने और अपने अतीत को दूर करने की क्षमता पर केंद्रित है। वे समझाते हैं कि लोगों में अपने पिछले दुखों के प्रति अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की क्षमता है। लेखकों का कहना है कि लोगों के पास ये चॉइस होती है कि वो या तो पास्ट यानी अतीत में रहकर अपने दर्दनाक अनुभवों से कभी न बाहर निकल पाएं या फिर अपने आघात का मजबूती से सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। अपने आघात को नकार कर व्यक्ति अपने अतीत को शक्ति देते हैं और इसे अपने वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। हालांकि उनके आघात का सामना करने और इसे स्वीकार करने से व्यक्ति इससे आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए एक नया भविष्य बना सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आघात को नकारना उसके अस्तित्व को नकारने जैसा नहीं है। वे लोगों को उनके वर्तमान और भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति दिए बिना उनके अतीत के आघात को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह उनके पिछले अनुभवों के प्रति उनके दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने और यह पहचानने के द्वारा किया जा सकता है कि उन्हें उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर
पहला चैप्टर किसी के भविष्य को आकार देने में साहस और पसंद के महत्व को पेश करके बाकी किताब के लिए टोन सेट करता है। यह पिछले दुखों पर काबू पाने और एक पूर्ण जीवन बनाने में एक व्यक्ति की मानसिकता और परिप्रेक्ष्य की शक्ति पर बल देता है। द सेकेंड नाइट, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। दूसरी रात फिलोसोफर और युवक के बीच बातचीत के साथ जारी रहती है। युवक कबूल करता है कि उसे दूसरों के साथ अपने रिश्तों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जो उसे दुखी करती हैं। फिलोसोफर तब उसे बताता है कि सभी समस्याएं, जिनमें दूसरों के साथ संबंधों से संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं, पारस्परिक संबंध समस्याएं हैं। फिलोसोफर के अनुसार मनुष्यों के लिए दूसरों के साथ संबंधों के बिना रहना संभव नहीं है। हमारी सभी समस्याएं दूसरों के साथ हमारे संबंधों से उत्पन्न होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हम दूसरों के साथ संबंधों में रहते हैं। आत्ममूल्य की हमारी भावना और दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण दूसरों के साथ हमारे संबंधों से आकार लेता है। इसलिए यह विचार किए बिना समस्याओं के बारे में बात करना असंभव है कि वे दूसरों के साथ हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। फिलोसोफर युवक से यह भी कहता है कि उसे दूसरों के साथ अपने संबंधों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसे अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि यह मानना चाहिए कि उसकी समस्याएं उसके अपने कार्यों और निर्णयों का परिणाम हैं। उसे यह भी समझना चाहिए कि दूसरों के साथ उसके संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, बल्कि गतिशील और लगातार बदलते रहते हैं। जैसे यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसके पास दूसरों के साथ अपने संबंधों को बदलने की शक्ति है। इसके अलावा फिलोसोफर इस बात पर जोर देता है कि युवक को दूसरों की स्वीकृति नहीं लेनी चाहिए। इसके बजाय उसे अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान देना चाहिए और अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने से केवल चिंता और तृप्ति की कमी होती है। फिलोसोफर भी युवक को दूसरों से अपनी तुलना करने से बचने की सलाह देता है, क्योंकि इससे केवल हीनता और ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। द थर्ड नाइट, डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स। एक अनूठा स्ट्रक्चर है जिसमें एक फिलोसोफर और मार्गदर्शन चाहने वाले एक युवक के बीच 10 वार्तालाप शामिल हैं। तीसरी बातचीत में फिलोसोफर कार्यों की अवधारणा का परिचय देता है जो कर्तव्य हैं, जो एक विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित हैं और दूसरों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। फिलोसोफर बताते हैं कि हर किसी के अपने कार्य होते हैं जिन्हें उन्हें जीवन में पूरा करने की आवश्यकता होती है, और किसी और के कार्यों को करने से नाराजगी और निराशा की भावना पैदा हो सकती है। वह एक ऐसी मां का उदाहरण देते हैं जो अपने बेटे को लगातार उसका कमरा साफ करने के लिए डांटती है, भले ही ऐसा करना उसका काम हो। इससे उनके रिश्ते में तनाव पैदा होता है, क्योंकि बेटे को लगता है कि उसकी मां उसकी स्वायत्तता का सम्मान नहीं कर रही है। युवक उन स्थितियों के बारे में पूछकर प्रतिकार करता है जहां कोई वास्तव में दूसरों को उनके कार्यों में मदद करना चाहता है। फिलोसोफर स्वीकार करता है कि ऐसे समय होते हैं जब सहायता की पेशकश करना उचित होता है, लेकिन बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना ऐसा करने के महत्व पर जोर देता है। उनका तर्क है कि किसी को उनके काम में मदद करने के लिए कृतज्ञता या मान्यता की अपेक्षा करना इसे निस्वार्थ कार्य के बजाय व्यक्तिगत इच्छा में बदल देता है। फिलोसोफर इस बात पर भी जोर देता है कि किसी और के काम को अपने ऊपर लेना अपनी खुद की जिम्मेदारियों से बचने का एक रूप हो सकता है। किसी और की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके एक व्यक्ति अपने स्वयं के मुद्दों से निपटने से बच सकता है। यह लंबे समय में हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत विकास को रोकता है और अपर्याप्तता और कम आत्ममूल्य की भावनाओं को जन्म दे सकता है। युवक चिंता व्यक्त करता है कि किसी और के काम को लेने से इनकार करने से रिश्ते को नुकसान हो सकता है। फिलोसोफर कहता है कि दूसरे व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान करने और उन्हें अपने स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देने से संबंध वास्तव में मजबूत हो जाएगा। वह इस बात पर जोर देता है
कि सच्चे प्यार और सम्मान के लिए दूसरों को अपने स्वयं के कार्यों को पूरा करने और अपनी गलतियां करने की स्वतंत्रता देने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर तीसरी बातचीत व्यक्तिगत कार्यों का सम्मान करने और दूसरों की जिम्मेदारियों को लेने के प्रलोभन से बचने के महत्व पर प्रकाश डालती है। ऐसा करके हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। The fourth night, where the center of the world is. The fourth night, where the center of the world is के साथ जारी रहती है। यह चैप्टर जेमेनशाफ्ट्सगेफुहल की एडलेरियन अवधारणा पर चर्चा करता है, जो समुदाय से जुड़े होने की भावना और उसके प्रति जिम्मेदारी की भावना को संदर्भित करता है। लेखक समझाते हैं कि जेमेनशाफ्ट्सगेफुहल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह हमारे वर्ल्ड व्यू को आकार देता है और हमारे लक्ष्यों और प्रेरणाओं को निर्धारित करता है। उनका तर्क है कि हम सभी अपने समुदाय में महत्वपूर्ण और मूल्यवान होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम अक्सर गलत तरीके से दूसरों से मान्यता प्राप्त करने या उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। एडलर के अनुसार यह केवल हीनता की भावनाओं की ओर ले जाता है, क्योंकि हम कभी भी वास्तव में नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। लेखकों का सुझाव है कि जेमेनशाफ्ट्सगेफुहल को प्राप्त करने की कुंजी एक ऐसा कार्य खोजना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो हमारे समुदाय में योगदान देता है। वे समझाते हैं कि यह कार्य कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में हम भावुक हों और जो हमारे मूल्यों और रुचियों के साथ संरेखित हो। इस कार्य का अनुसरण करके हम अपने समुदाय के एक मूल्यवान सदस्य बन सकते हैं और उद्देश्य और पूर्ति की भावना पा सकते हैं। हालांकि लेखक सावधान करते हैं कि यह हमेशा एक आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हमें रास्ते में प्रतिरोध और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनका सुझाव है कि हमें इन चुनौतियों का सामना करने का साहस विकसित करना चाहिए और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, भले ही यह कठिन या असंभव लगता हो। उनका तर्क है कि केवल इस दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से ही हम वास्तव में जेमेनशाफ्ट्सगेफुहल को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समुदाय में अपनेपन की भावना पा सकते हैं। लेखक जेमेनशाफ्ट्सगेफुहल की हमारी खोज में संतुलन के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। वे समझाते हैं कि जहां हमारे समुदाय में योगदान करना आवश्यक है, वहीं हमें अपना और अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनका तर्क है कि हमें अपने कार्य के लिए अपनी भलाई का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अंततः जलन और आक्रोश पैदा होगा। इसके बजाय हमें अपनी जरूरतों और अपने समुदाय की जरूरतों के बीच एक संतुलन खोजना चाहिए, ताकि हम अपनी खुशी और पूर्ति का त्याग किए बिना सार्थक तरीके से योगदान करना जारी रख सकें। द फिफ्थ नाइट, टू लाइव इन अर्नेस्ट इन द हियर एंड नाउ। इस चैप्टर में फिलोसोफर वर्तमान क्षण में जीने के महत्व और अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहने या भविष्य की चिंता करने से बचने की सलाह देते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि खुशी केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है, क्योंकि यह एकमात्र समय है जो वास्तव में मौजूद है। फिलोसोफर का कहना है कि लोग अक्सर अतीत की घटनाओं या भविष्य की अपेक्षाओं को अपनी वर्तमान स्थिति के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं, और यह उन्हें अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी लेने से रोकता है। वह समझाते हैं कि वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना और इसका अधिकतम लाभ उठाना आवश्यक है, बजाय इसके कि अतीत पर ध्यान दिया जाए या भविष्य की चिंता की जाए। लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि लोग अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूकता विकसित करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से लाभान्वित हो सकते हैं। इसे ध्यान के विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि ध्यान या केवल अपनी सांस पर ध्यान देना। ऐसा करने से व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और तनाव और चिंता की भावनाओं को कम कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक का तर्क है कि लोगों को ईमानदारी से जीने का प्रयास करना चाहिए, जिसका अर्थ है उद्देश्य की भावना के साथ जीना और सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों और इच्छाओं का पीछा करना। उनका सुझाव है कि ऐसा करने से व्यक्ति आत्ममूल्य और पूर्ति की अधिक समझ विकसित कर सकते हैं और अंततः अपने जीवन में अधिक खुशी पा सकते हैं।
द करेज टू बी डिसलाइक्ड समरी में आपने देखा कि साहस एक विकल्प है जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने के बजाय अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए चुनते हैं। इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि किसी के निर्णय और कार्य हमेशा लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह कि स्वयं के प्रति सच्चा होना अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक पारस्परिक संबंधों के महत्व और व्यक्तिगत वृद्धि और विकास में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर भी जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि लोग संघर्ष या आलोचना से बचने के बजाय दूसरों के साथ ईमानदार और सम्मानजनक बातचीत में शामिल होकर साहस पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक एडलरियन मनोविज्ञान की अवधारणा को संबोधित करते हैं, जो व्यक्तिगत एजेंसी के महत्व और स्वयं के भविष्य को बनाने की क्षमता पर जोर देती है। वे पाठकों को अपने जीवन में एक एडलरियन परिप्रेक्ष्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें वे अपनी नियति को आकार देने की अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक समरी। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। इससे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट्स सेक्शन में अवश्य शेयर करें।